अंग्रेजों के सिराजुद्दौला के बीच में रिलेशन बिगड़ने लग गए थे। रिलेशन बिगड़ने का एक कारण तो यही था कि सिराजुद्दौला को जो विरोधी थे उनको अंग्रेज अपने पास रखने लग गए थे, दस्तक का दुरुपयोग करने लग गए थे, कासिम बाजार फैक्ट्री उसको देखने नहीं दी थी। अलीनगर वाली संधि तो हो गई इनके बीच में, पर संधि का दोनों ने पालन नहीं किया था। संधि ये कहती है कि कंपनी जो है वो नवाब के विरोधियों को शरण नहीं देगी, पर कंपनी पूरा पूरा दिया करती थी। संधि में ये कहा गया था कि नवाब जो युद्ध हर्जाना देगा, पर नवाब ने युद्ध हर्जाना चुकाया नहीं। तो इनके बीच के रिलेशन तो बिगड़ रहे थे। एक इनके बीच में रिलेशन बिगड़ने का और कारण माना जाता है, एक घटना अभी इनके बीच में ब्लैक होल घटना। कुछ ही नहीं है, ये नाम देखने से बड़ा लगता है, काल कोठरीन ब्लैक होल। एक छोटा सा कमरा था, उसमें 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए थे। 146 अंग्रेज एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए गए, बंद कर केवल एक रोशनदान था और कुछ ही नहीं था उस कमरे में। तो दम घुट के मर गए। अगले दिन जब खोले गए तो केवल 30 अंग्रेज मिले थे, सॉरी 23 अंग्रेज। कितने मिले थे? केवल 23 अंग्रेज जिंदा मिले थे, बाकी सारे के सारे मर गए। इंडियन सारे ये कहते हैं कि बात ही झूठी है, ऐसी कोई घटना हुई नहीं। ऐसा कोई संभव होता है क्या? छोटे से कमरे में 8 बाई 10 के कमरे में 100-150 आदमी आएंगे कैसे? और फिर इतने आदमी मर गए, पता ही नहीं चला। और हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं। एक आदमी कहता है कि नहीं भाई साहब ये घटना हुई थी। अंग्रेजों का एक है होलवेल, तो हम होलवेल से पूछते हैं भाई तुझे क्या पता ये घटना हुई थी? उसने कहा उस होल में मैं था, और ये जो 23 बच के हैं इनमें से एक मैं हूं, तो मैंने तो इस घटना को देखा ही है। तो कि अंग्रेजों के सिराजुद्दौला के बीच में ये भी एक कारण था कि उनको लगता था इस आदमी ने हमारे 123 बंदे मार दिए। 1857 में भारत में रिवोल्ट हुई थी, ये 1757, क्योंकि तब हम पढ़ेंगे कि 1857 में जब रिवोल्ट हुई थी ना, तो बहुत सारे बाबा जी भारत के गांवों के अंदर घूमे थे, और उन्होंने गांव वालों को कहा था कि एक भविष्यवाणी है अंग्रेजों के बारे में। क्या भविष्यवाणी है? कि अंग्रेजों का राज भारत में 100 साल में खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों का राज भारत में 100 साल में खत्म। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तब अंग्रेजों का भारत में राज आया था। 100 साल अब पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस बार अंग्रेजों का राज खत्म होगा, तुम तो लड़ाई कर लो। 57 की क्रांति में एक बड़ा कारण है कि भाई लोग बड़े मोटिवेट थे कि अंग्रेजों का राज तो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? कि अंग्रेजों का राज कितने साल में खत्म हो जाएगा? 100 साल। तो 100 साल पहले क्या हुआ था जिसे अंग्रेजों का राज आया था? बैटल ऑफ प्लासी। मेरे को हिस्ट्री में सबसे जल्दी यही डेट याद हुई थी, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो मेरे को पहले याद हुआ था कि जिस दिन प्लासी का युद्ध हुआ था उस दिन अपने पैदा हुए। मतलब 1757 में नहीं, मैं तो बाद में हूँ, पर तारीख तो सेम ही है। अच्छा, इधर से अंग्रेजों का सेनापति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। उधर से कौन? अब सिराजुद्दौला सेना लेके आएगा तो सेना में सेनापति जाएगा। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर सेनापति है। तो मीर जाफर पहले से किससे मिला हुआ है? क्लाइव। तो जैसे युद्ध शुरू हुआ, उसने पहला तो सिराजुद्दौला के पास गया, और सिराजुद्दौला को उसने जाके कहा कि नवाब साहब आप तो घर पधारो, आप युद्ध में क्या कर रहे हो? तो नवाब ने कहा यार मेरा युद्ध, अरे साहब युद्ध आपका है, पर गोली को ये थोड़ी देखती है कि नवाब कौन और फौजी कौन है। आपको गोली लग गई तो या अल्लाह हम तो मारे जाएंगे। यदि नवाब ही चला गया तो नवाब ने कहा तो युद्ध कौन लड़ेगा? मैं, विश्वास नहीं है आपको अपने भाई पे? तो नवाब साहब खुद तो चले गए वापस महल में। अब युद्ध किसने लड़ना है? मीर जाफर। जैसे नवाब साहब गए, मीर जाफर क्लाइव के पास गया कि सर जीत की बधाई हो। क्लाइव ने कहा पर युद्ध तो वही नहीं कि तो नहीं होगा, तो हम तो मिले हुए आपसे, युद्ध ही नहीं हुआ प्लासी में। तो क्लाइव ने कहा छोटा मोटा तो कुछ करो यार, ताकि पता चले युद्ध हुआ था। तो उसने कहा हाँ, पूरी आर्मी मेरे तरफ है, पूरी आर्मी नवाब के खिलाफ है, बस ये दो आदमी नहीं मान रहे। एक का नाम था मोहनलाल और एक का था मीर मदान। और एक उसने कहा ये तुम्हारे यूरोप के कुछ लोग हैं फ्रेंच, इनकी और तुम्हारी नहीं बनती क्या? अंग्रेजों का इनसे तो मरी नहीं बनती, इनको तो मारेंगे। अरे कि ये भी उधर नवाब से मिले हुए, और मैं इनको बंगाली में समझा रहा हूँ, मेरी तरफ आता हूँ, इनको समझ में भी नहीं आ रही है, तुम थोड़ा तुम्हारी भाषा में समझा दो। तो 3 लोग नवाब की तरफ है। कौन कौन? मोहनलाल, मीर मदान और एक तो मोहनलाल और मीर मदान दो थे नवाब के सेनापति है। वो मीर जाफर की बात नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं हम नवाब की तरफ हैं। वफादारी नाम की चीज होती है, जिसकी खाओ बाजरी, उसकी बजाओ हाजरी। तनख्वाह लेते हैं नवाब से, अंग्रेजों से कैसे मिल सकते हैं जाके? मीर जाफर ने कहा ठीक है तो तुम बाजरी खाओ, मैं आता हूं एक बार। एक फ्रेंच बटालियन थी, क्योंकि फ्रेंच की और अंग्रेजों की आपस में बनती नहीं है। तो अंग्रेज किससे लड़ रहे हैं? सिराजुद्दौला से। तो फ्रेंच किसकी पक्ष में आ गए? सिराजुद्दौला। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अंग्रेजों फ्रेंच के दुश्मन कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों का दुश्मन कौन? नवाब। तो वो किसकी तरफ आ गए? नवाब। तो मीर जाफर ने क्लाइव कहा क्लाइव साहब बाकी सब मेरी तरफ है, पूरी पूरी सेना मेरी तरफ है। दो तो ये जो मोटे मोटे दिख रहे हैं मीर मदान और मोहनलाल, और एक कौन है? फ्रांसीसी, ये मेरी तरफ नहीं है। ये करें हम तो नवाब की तरफ ही रहेंगे। दो दो इनको क्लाइव पड़ा, इनको मारा। आधे घंटे में लड़ाई खत्म हो गई थी। 20-25 मिनट चली है प्लासी की लड़ाई। प्लासी युद्ध नहीं है, विश्वासघात है। किसका विश्वासघात है? मीर जाफर का। अब सेना पूरी मीर जाफर के साथ, और सेना ने मीर जाफर कंधे पर उठाया, नारे लगाते हुए लेके गए मीर जाफर जिंदाबाद। सिराजुद्दौला अपने महल में खड़ा है। तो सिराजुद्दौला को लगा मीर जाफर जिंदाबाद करते हैं, इसका मतलब जीत गए अपने वाले। उसने ऊपर से पूछा, मीर जाफर ने कहा सर नीचे आओ।
मीर जाफर, वो सिराजुद्दौला नीचे आया, मीर जाफर का बेटा था मीरन, क्या नाम था, उसने काट दिया था, सिराजुद्दौला को मार दिया था। सिराजुद्दौला को उसकी सेना ही मार देती, उसका सेनापति मार देता। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब मीर जाफर को बनाने वाला बंदा कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तो सारी बातें किसकी मानता था, रॉबर्ट क्लाइव। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा वर्णन है, क्लाइव लिखता है कि जब मैं कलकत्ता में इंटर हुआ था, सॉरी नवाब की राजधानी में जब मैं इंटर हुआ था, तो वहां पर इतना सोना था कि मेरी आंखें चौंधी आ गई थी। नवाब के पास में इतनी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि सोना ही सोना पड़ा था कि मेरी तो आंखें जवाब दे गई, पीला पीला आंखों में आगे लग रहा था, इतना ज्यादा। क्लाइव ये भी लिखता है कि जब हम राजधानी में इंटर हुए तो घरों में ऊपर लोग खड़े होकर हमें देख रहे थे, यदि वो सारे के सारे केवल नीचे आगे खड़े हो जाते तो भी हमें मार देते। जनता यदि रोड पे आगे बाटे भी मारने लग जाती ना तो भी हमें मार देती, हम संख्या में बहुत कम थे। अंग्रेज तो थे ही नहीं, अंग्रेज तो एक छोटी सी टुकड़ी गई थी उनकी, वो इतनी बड़ी संख्या में थे, लेकिन फिर भी इंडियंस की इतनी हिम्मत नहीं हुई नीचे आके हमसे लड़ पाते। वो केवल तमाशा देख रहे थे। हर एक अंग्रेज आ गए, टावर राजी हो रहे, नए लोग आए, नए लोग आए, गोरे गोरे आदमी आए एकदम, तो राजी हो रहे थे, किसी के भी नीचे आके लड़ने की भी हिम्मत है। अब उन्होंने किसको बना दिया, मीर जाफर। मीर जाफर को कहते हैं क्लाइव का गिद्दड़। गिद्दड़ डरपोक होता है ऐसे, वैसे एक डरपोक आदमी था, क्लाइव ने इसको बिठा दिया था बस। इसने क्लाइव को उस टाइम 2,34,000 पाउंड दिए थे इंडिविजुअल क्लाइव को, केवल क्लाइव को कितने दिए थे, 2,34,000। ये तो क्लाइव को इंडिविजुअल है, जो क्लाइव खुद अपने घर पे लेके गया था, पर क्लाइव है तो कंपनी का गवर्नर। तो क्लाइव ने कहा यार देख, सीधा सीधा मैं इतना लेके जाऊंगा तो लोगों को डाउट होगा, कंपनी को भी तो कुछ दे, कंपनी ने तेरे को नवाब बनाया। तो इसने कंपनी को 24 परगने दिए थे। पहले क्या, जब राजाओं का जो इलाका होता था ना, उसके अलग अलग टुकड़े होते खूब सारे, इन टुकड़ों को बोलते परगने। क्या बोलते, परगना मतलब आप ये मान लो इलाका, परगना मतलब क्या। तो कितने इलाके दिए थे, 24। अपने पश्चिम बंगाल में आज भी एक जिला है, उसका नाम है 24 परगना। आज भी एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही क्या है। थोड़े दिनों में क्लाइव और आ गया, और दे, इसने बेचारे ने थोड़ा बहुत और दिया। अब क्लाइव चला गया। जब क्लाइव चला गया था यहाँ से, तो क्लाइव के जाने के बाद में बंगाल को जो नया गवर्नर बना था, उसका नाम था वेंसीटाट। क्लाइव बंगाल का गवर्नर है, अब बंगाल का गवर्नर कौन बन गया, वेंसीटाट। वो आ गया, उसने कहा रुपए दे। मीर जाफर ने कहा रुपए तो नहीं है, उसने कहा रुपए तो लाने पड़ेंगे कहीं से ला। अब मीर जाफर सोचे यार क्या किया जाए। बंगाल में एक पावर और है, वो है डच। डच भी तो चिनसुरा में बैठे, डच उधर बैठे। तो मीर जाफर ने, और डचों की अंग्रेजों की बनती नहीं आपस में, बंगाल में डच बैठे और बंगाल में अंग्रेज बैठे, तो आपस में तनातनी तो चलेगी। तो मीर जाफर ने डचों से बात की कि भाई लोगों, तुम लड़ना चाहते हो कि अंग्रेजों से। डचों ने कहा हम मारेंगे इनको, हम बंगाल में। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मीर जाफर किसके साथ मिल गया, डचों। और डचों के साथ मिलकर किसको हराना चाहता है, अंग्रेजों का, वेंसीटाट को हराना चाहता है। पर हायरी किस्मत, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया वेदरा की, बैटल ऑफ वेदरा 1759। और अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, और डचों को बहुत दिन हो गए मीर जाफर का साथ देते, भगो यहाँ से, और डचों को भगा दिया। अब डचों को हराने के बाद में अंग्रेज मीर जाफर के पास है कि क्या हाल है। मीर जाफर ने कहा सॉरी, गलती हो गई, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। अब वेंसीटाट ने मीर जाफर का तुझे हटाएंगे। तो मीर जाफर ने कहा तो बनाओगे किसको, मेरे को हटा दोगे। तो मीर जाफर का सेनापति है मीर कासिम, और उन्होंने कहा कि हम किसको बना देंगे, मीर कासिम को। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन, मीर जाफर। मीर जाफर का सेनापति कौन, और ये जमाई और थे वैसे, सिराजुद्दौला का जमाई था मीर जाफर, मीर जाफर का जमाई था मीर कासिम, रिश्तेदार और थे ये आपस में। तो मीर जाफर ने मीर कासिम को कहा, अरे यार तुम तो मेरे सेनापति हो, तुम मुझे हटाना चाहते हो। उसने कहा क्योंकि सास भी कभी, आप भी तो किसी ना किसी के सेनापति थे भाई साहब। नया नवाब कौन बन गया, मीर कासिम। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मीर जाफर को क्यों हटा दिया उन्होंने, क्योंकि रुपए नहीं दे रहा था, क्योंकि रुपए। तो मीर कासिम को क्यों बनाएंगे, क्योंकि रुपए देगा, ऑब्वियस सी बात है, रुपए देगा। तो इसने खूब भर भर के दिए, इसने कहा अब खूब, 3 तो सीधे सीधे जिले दे दिए थे उनको। एक जिला पड़ता है आजकल बांग्लादेश में चला गया चटगांव, चटगांव है ना, एक जिला पड़ता है बांग्लादेश में चला गया मिदनापुर, एक जिला और बांग्लादेश की तरफ चला गया बर्धमान। तो 3 जिले दिए थे इनको। ये तीनों किसको दिए गए, अंग्रेजों को। बस 3 जिले दे रहा हूँ, उसने तो खाली तुम्हें यूं 24 परगने छोटे छोटे इलाके दिए थे, मैं तो पूरे के पूरे क्या दे रहा हूँ तुम्हें, जिले रखो, तुम पूरे के पूरे जिले रखो। और क्या देगा, अपने असम में एक जगह पड़ती है सिलहट, यहाँ पे ना चुना पत्थर निकलता है, लाइमस्टोन का। इसका जो भी बिजनेस होगा, चुना पत्थर का जो भी हमारा बिजनेस होगा, उसका 50% अंग्रेजों, अंग्रेजों का डन डन, ये सब ठीक है। हमारी फ्रेंच के साथ लड़ाई चल रही है, उसमें कितने रुपए देगा, क्योंकि सेम 1760 की बातें हैं सब। 1760 में वाड़ीवास, वाड़ीवास चल रहा है, थर्ड कर्नाटक वॉर चल रहा है, उनके बाद उधर लड़ाई चल रही है साहब, 5 लाख रुपए उनसे लड़ने के लिए। तो दक्षिण भारत में लड़ने के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, सिलहट के चुने के व्यापार में तुम्हें 50% दूंगा, और 3 जिले दे रहा हूं मैं सीधे सीधे। फिर मीर कासिम इंटेलिजेंट था, मीर कासिम जानता था कि एक बार तो मैं आ गया, पर आज नहीं तो कल अंग्रेज लड़ेंगे तो सही।
लड़ना तो पड़ेगा, जब तक अंग्रेज यहाँ पे रहेंगे तब तक मेरी पार तो पड़ेगी। तो उसको लगा अपनी पोजीशन अच्छी की जाए, लड़ना है आज नहीं तो कल लड़ना है, तो पहले थोड़ी सी पोजीशन ठीक कर ली जाए। तो उसने इसको सुधार किया अपने राज्य में। अंग्रेजों का मुख्य अड्डा बंगाल में कौन सा? कलकत्ता। नवाब की राजधानी कौन सी? मुर्शिदाबाद। पास पास में पड़ते हैं कलकत्ता और मुर्शिदाबाद। तो मीर कासिम ने एक तो कहा कि इनके नजदीक नहीं रहना, वरना तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में आगे कह देते हैं खर्चा दे, इनके पास रहना ही नहीं है। तो मीर कासिम अपनी राजधानी लेके था बिहार में, बिहार में जगह पड़ती है मुंगेर, तो राजधानी शिफ्ट कर गया मुर्शिदाबाद से। कहां पे लेके चला गया? मुर्शिदाबाद बंगाल में, मुंगेर कहां पड़ता है? बिहार। बहुत दूर आ गया अंग्रेजों से, ताकि अंग्रेजों के नजदीक रहना नहीं पड़े। ये जानता था कि यार लड़ाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी अपनी, तो मुंगेर में हथियार होने चाहिए बहुत अच्छे, इसलिए मुंगेर में हथियारों का कारखाना लगवाता है। अच्छा, ये भी ये जानता था कि अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेजों की तरह लड़ना पड़ेगा, तो अपने पास हथियार लेने से क्या है, सैनिक भी तो होने चाहिए। वरना हमने पढ़े थे कि मराठों के पास में हथियार तो थे, चलाने वाले नहीं थे उनके पास में, तो चलाने वाले भी होने चाहिए। आर्मेनिया का एक बंदा लेके आए थे, उसको कहा था तू सिखा इनको, गुरगिन खां। किसने किया था इनको? गुरगिन खां। गुरगिन खां कहाँ का था? आर्मेनिया। जब राजा कमजोर होता है ना तो अधिकारी बात माननी बंद कर देते हैं। सिराजुद्दौला भी ज्यादा कोई मजबूत था नहीं, कमजोर था, तभी तो मीर जाफर उधर चला गया। फिर मीर जाफर कमजोर है, अब मीर कासिम आ गया, तो मीर कासिम को बताता नहीं यार थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी। अब होता क्या है, एक राजा है वो जनता से टैक्स लेता है, किसानों से क्या लेगा? टैक्स। तो कोई ना कोई तो टैक्स लाने वाले होंगे ना बीच में, है ना? पटवारी, ग्राम सेवक, इस टाइप के जो अधिकारी आज होते हैं उस टाइम भी हुआ करते। रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये बेटे रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या करते, यहाँ से टैक्स लेके आते, ज्यादा जमा करवाते कम। पता था यार ये तो खुद ही कमजोर है, क्या बिगड़ लेगा अपना, पर इसको तो खुद को ही नहीं पता कितने दिन सीट पे रहना, हटा ही देंगे कोई ना कोई तो इसको। तो एक टैक्स बीच में खा जाते थे, उस टैक्स का नाम था खिजरी जमा। किसान नहीं, किसानों से तो आता लेकिन राजा तक नहीं पहुंचता, नवाब तक नहीं पहुंचता, बीच में कौन खा जाते? इसने ना पिछले कई सालों का हिसाब निकाला, सबसे कहा ला के दो, जो नहीं लाएगा उसको मार दिया जाए। सारे रेवेन्यू ऑफिसर से उसने एक टैक्स ले लिया था। कौन सा टैक्स ले लिया? खिजरी जमा। अब सिराजुद्दौला के और कंपनी के बीच में लड़ाई का कारण था दस्तक का दुरुपयोग, कि वो क्या कर रहे थे? दस्तक का दुरुपयोग। कैसे कर रहे थे? मैंने आपको बताया था कि एक तो दस्तक दी हुई थी कंपनी को, पर वो अपना पर्सनल ट्रेड करते थे, पर्सनल ट्रेड वाला टैक्स जमा करवाते। उससे भी बुरा ये था कि इंडियन व्यापारियों को भी दस्तक दे दिया करते, और इंडियन व्यापारियों का तो ये लो हमारे दस्तक ले जाओ, और नवाब को टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना नवाब को दे दो उसका आधा हमें दे दो, आधा आधे की बचत हमारे, आधे का फायदा हमारे, आधे की बचत है तुम्हारे। तो मामला चल रहा था। तो नवाब को लगा कि मेरे को तो टैक्स मिल ही नहीं रहा, और कौन खा रहे हैं बीच में? अंग्रेज। तो उसने ना इंटरनल टैक्स सारे खत्म कर दिए, किसी पे लगी गई नहीं, मेरे तो आ ही नहीं रहा है पर तुम्हें भी खाने, ना तो खाऊंगा और ना। अब कंपनी नाराज हुई, और कंपनी ने कहा ये तूने इंटरनल टैक्स क्यों खत्म कर दिया? उसने कहा ये तो मेरा मामला है, मेरा राज्य है, मैं लूं तो किसी से लूं, नहीं लूं तो नहीं लूं। तुम्हें क्या दिक्कत? तुमसे तो नहीं ले रहा, तुम्हें दस्तक दे रखी है, तुमसे तो लेता नहीं, फिर मैं किस? कंपनी ने कहा ना इनसे ले, क्योंकि कंपनी का वो बंद हो गया। वो जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो जो आधा बीच में खा जाते थे, वो क्या हो गया? बंद। तो उनको लगा ये तो दिक्कत हो गई। फिर दूसरा, अच्छा अब एक नवाब है, नवाब अंग्रेजों की सहायता से बन के बैठा हुआ है वहां पे, तो उसके जो अधिकारी होंगे उसकी बात मानेंगे? कभी नहीं मानेगा ना। अधिकारियों को पता होगा कि यार ये तो किसका पीछे लगू है? अंग्रेजों का। तो अब वो कई कई ऐसे अधिकारी थे जो सीधा जाके अंग्रेजों से बातचीत कर लेते, अंग्रेजों के खास बन जाते। तो अब यार नवाब यदि उनको कहता कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, तो कहते हटा के दिखा, तो खुद ही अंग्रेजों की सहायता से बना बेटा, तू मुझे क्या हटाएगा, हम तेरे को हटवा देंगे। तो उसने नोटिस किया कि कौन कौन अधिकारी मेरी बात नहीं मानते, उन सबको हटा दिया उसने। विद्रोही अधिकारी थे उन सबको दंडित किया गया, कईयों को मार दिया गया, कईयों को हटा दिया गया। अब पंगा चलने लग गया। अब पंगा किस बात का है भाई? ये अंग्रेजों के खिलाफ एक भी बात नहीं है, क्या इनमें से कोई बात अंग्रेजों के खिलाफ है? राजधानी चेंज की, कोई अंग्रेजों को नुकसान है? नहीं। हथियार बना रहा अगला, क्या अंग्रेजों को नुकसान है? नहीं। उसने अपने जो सेना है उसको ढंग से ट्रेंड कर ली, क्या अंग्रेजों को नुकसान है? नहीं। उसने अपने आंतरिक कर खत्म कर दी, क्या अंग्रेजों को नुकसान है? नहीं। पर है क्या, नवाब तो ये चाहता है कि बंगाल में मेरी शक्तियां बनी रहे, अंग्रेज ये चाहते हैं बंगाल में हमारी शक्तियां बढ़े। एक बंदा अपनी शक्तियों को बचाना चाहता है, एक बंदा अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है, लड़ाई होगी। एक म्यान में दो तलवारें, एक चादर में दो साधु नहीं सो सकते, बहुत इस लाइन है। एक चादर में दो दरवेश नहीं रह सकते, दरवेश मतलब फकीर। अब बंगाल में दो पावर है, इधर मीर कासिम और ब्रिटिशर्स। या तो मीर कासिम रहेगा या कौन रहेंगे? अंग्रेज। लड़ाई होनी स्वाभाविक है, कुछ ना करोगे तो भी लड़ाई होगी। अब छोटी छोटी बातों को लेके छोटी छोटी चीजें होने लगी। पर एक कोई समाचार मिले कि पटना के अंदर नवाब ने खूब सारे अंग्रेजों को मार दिया, पटना हत्याकांड और उसमें खूब सारे अंग्रेजों को मार दिया गया। तो अब वो और आरोप लगे कि तुमने मारा, उसने कहा मैंने नहीं मारा, कोई अधिकारियों ने मार दिया, यूं करके इनके बीच में लड़ाइयां होने लगी। छोटी छोटी झड़पें भी। नवाब को लगा बंगाल में मेरी पार पड़ेगी नहीं, इन युद्धों में नवाब हारता और हार के अवध भाग जाता है। अब देखो नवाब कहाँ का है? बंगाल।
बंगाल की बाउंड्री कहां तक थी? बिहार। तो बिहार तक तो नवाब की बाउंड्री, अब बिहार से आगे भागेगा तो क्या है? यूपी है। और यूपी को क्या बोलते थे उस समय? अवध। अवध का जो नवाब है उसका नाम था सुजाउद्दौला। तो ये भाग के आया सुजाउद्दौला के पास में। किसके पास आया? और इसने सुजाउद्दौला को कहा कि ले भाई, दोनों मिलके लड़ते हैं, तू मेरा साथ दे और मैं तेरा साथ देता हूं। तो उसने कहा भाई, मेरी तो लड़ाई नहीं है अंग्रेजों से, लड़ाई तेरी है, तू लड़, मैं क्या करूंगा? उसने कहा मान ले अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया, मेरे को हरा दिया अकेले को, तो फिर अंग्रेजों की बाउंड्री बिहार तक होगी। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगला तू है शिकार, तो आज मेरा साथ देगा तो तू बच जाएगा, वरना भाई साहब मरने तो सब है। तो दोलनकार, ये बात तो सही है। एक बंदा और इधर उधर घूम रहा है, शाह आलम सेकंड, मुगल एम्परर। नाम मुगल एम्परर है बेचारा यूपी में, दिल्ली नहीं जाने दे रहे कोई उसको। तो इन्होंने शाह आलम सेकंड को बुलाया, और शाह आलम सेकंड को बुला कहा कि तू यदि हमारा साथ देगा तो हम तेरे को दिल्ली भेज देंगे। कहां भेज देंगे? तो उसने कहा पक्का? हारेगा यार, अपने तीनों मिलके लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे, अंग्रेजों को हरा देंगे। उसने कहा देख लो व्यवस्था ढंग से है क्या? अरे यार 1 लाख की फौज अपने पास, कितने की है? तू तो आजा, बस तेरे पास है क्या थोड़ी बहुत? उसने कहा मैं तो मैं ही हूं, और तो कौन है? कि फिर भी तेरे पास कोई 2-4 हजार फौजी हो तो लिया, अपने सब मिलके लड़ेंगे। तो 3 एक तरफ आ गए अपने वाले। कौन कौन? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। अच्छा देखो, शाह आलम सेकंड कमजोर है, इसका एक एग्जांपल देता हूं कि प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह की कोई भूमिका ही नहीं है। भारत में अंग्रेज 1757 में इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, प्लासी, प्लासी डिसाइडिंग बैटल, कि प्लासी के बाद में अंग्रेजों को क्या मिल गया? बंगाल। और मुगल बादशाह का अता पता ही नहीं। हमने अभी प्लासी पढ़ा, हमने जिक्र भी नहीं किया कि मुगल बादशाह कौन है, कि कहाँ है, क्योंकि मुगल बादशाह खुद को ही नहीं पता मैं कहाँ हूं। वो तो खुद ही गूगल से लोकेशन चेक करता था, कहाँ आ गया भाग रहा था, भागते भागते किधर आ गया मैं। ये है कि मुगल बादशाह का पतन क्या है, कि साहब हम युद्ध पढ़ रहे हैं लेकिन युद्ध में मुगल बादशाह कोई जिक्र। अच्छा कल हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़े, हम पढ़ रहे हैं कौन मुगल बादशाह था। और ना भाई साहब, औरंगजेब तक भारत में कहीं भी कोई लड़ाई होती है, भले ही मुगल लड़े भले ही ना लड़े, उनका टांग है फंसी हुई। या तो हमारा बंदा लड़ेगा या हम लड़ेंगे, जाके नहीं लड़ेंगे तो बाद में सुलझाएंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद वो पूरी तरह से डिक्लाइन है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। उधर सामने से लड़ने के लिए कौन आ रहे हैं? अंग्रेज। और अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति, उसका नाम है हेक्टर मुनरो। नाम से लगता है यार सेनापति टाइप का बंदा लगता है। और इस बार जो युद्ध हो रहा है वो है बैटल ऑफ बक्सर, बिहार में जगह पड़ती है अपने बक्सर। अपने तीनों के पास मिला के थे 1 लाख। कितने थे? अंग्रेज आए थे 7,000, भगा भगा के मारा था इन 7,000 ने 1 लाख को। कारण ये 7,000 वेल ट्रेन्ड आर्मी है, आर्मी है जिसको लड़ने का अभ्यास है। अपने वालों को इकट्ठा करके लाया था कि चलो आक्रमण, भाले ले लेंगे आगे, जीतेंगे, जीत के कब्जा कर लेंगे। अंग्रेज है ना, अपनी लड़ाइयों की बड़ी मजाक उड़ाई हुई अंग्रेजों की। अंग्रेज लिखते हैं कि भारतीयों को लड़ना आता ही नहीं था। अंग्रेज लिखते हैं कि लड़ाई करने से दौर, अंग्रेज जब शुरू शुरू में आए तो अंग्रेज नहीं लड़े, अपने अपनी लड़ाइयां देखी। अंग्रेज कहते हैं कि भारत के 2 राजा आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ने से पहले महीने भर तैयारियां करते हैं, आमने सामने बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं वो इधर बैठे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है। बाद में राजा लड़ने के लिए रहा, पूरा श्रृंगार करके, मुकुट मुकुट धारण करके, हाथी के ऊपर बैठ के एकदम ये माहौल बना के आते हैं। डेली इधर से तोपें छोड़ते हैं, उधर से तोपें छोड़ते हैं, लड़ते हैं ही नहीं आपस में। अंग्रेजों ने आगे गोलियां मारनी शुरू की तो अपने बड़ों को समझ में नहीं आया भागना किधर है। तो 1 लाख को कितने हजार लोगों ने हरा दिया था? तो अपने था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के हारने का एक बड़ा कारण यह है कि मराठों की फौज में फौजी थे कम, नाचने वाली लड़कियां थी ज्यादा। अपने तो यह भी था कि जब इतनी लंबी लड़ाई करके आएंगे तो शाम को चिल तो होना चाहिए ना थोड़ा, कि दिन में होगी लड़ाई, शाम को ऐसा मुन्नी बदनाम हुई डांस कौन करेगा, तो डांस करवाया करते। 7,000 लोग केवल, कितने हैं? जैसे ही लड़ाई शुरू हुई सबसे पहले शाह आलम सेकंड भाग के अंग्रेजों के पास गया, उसने कहा सॉरी। अब ये लड़ाई हुई किसके चक्कर में थी? मीर कासिम भाई, इन सबको इकट्ठा करने वाला कौन है? वो भाग गया, उसको लगा हारेंगे हारते मेरे को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद मेरे को लटकाएंगे। मीर कासिम का पता ही नहीं चला कहां चला गया था। मीर कासिम भाग गया, अंग्रेजों की जीत हुई। अब अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला को पकड़ा कि तू क्यों आया था लड़ने के लिए? उसने कहा मेरे को मीर कासिम ने कहा था कि मैं हार जाऊंगा, फिर अगला शिकार अगला शिकार मैं बन जाऊंगा, तो मैं तो आपका शिकार करने के लिए आया था। हाँ मुर्गा बन जाए तो इन दोनों को मुर्गा बनाया, एक तरफ शाह आलम सेकंड को, एक तरफ सुजाउद्दौला को। अब आप चीज नोटिस करो, एक बंगाल के नवाब का हारना, इसका मतलब बंगाल के नवाब के पास क्या क्या जगह है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इवन असम, ये सिलहटर, ये क्या है? असम का खूब सारा पार्ट। अवध का हारना, अवध के नवाब के पास क्या है? यूपी, कितना बड़ा स्टेट है, पूरा का पूरा यूपी उसके पास पड़ा है। मुगल बादशाह के पास कुछ ही नहीं, पर नाम तो है कि मुगल बादशाह आ रहा है।
है ना। नॉर्थ इंडिया का एक पर नाम मात्र का ये, पर नॉर्थ इंडिया को राजा कौन माना जाता है? एक झटके में, एक लड़ाई के अंदर अंग्रेजों के पास में पूरा नॉर्थ इंडिया और पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया। पूरा तो नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली से लेके गंगा यमुना दोआब तक नीचे तक एकदम यूपी, और फिर आप यू मान लो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। अंग्रेजों को समझ नहीं, आप करें क्या? उनके पल्ले ही नहीं पड़ी, इतना बड़ा इलाका एक जगह, वो सोच के नहीं आए थे इतना। उनको लगा था लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो बाद में मीर कासिम ने लड़ाई रोक देंगे, हम मीर कासिम को हटा देंगे, हटा के बंगाल में और किसी को बना देंगे। पर अब तो भाग गया वो तो, पूरा बंगाल उनके सामने पड़ा है, और सुजाउद्दौला और साह आलम सेकंड मुर्गे बड़े बैठे हैं उनके सामने। तो इनके हेक्टर मुनरो के तो पल्ले ही नहीं पड़ा, करना क्या है। तो उनका यार इस मामले को डील कौन करेगा, इतना बड़ा मैटर हो गया, इसको डील कौन करेगा। तो यार पहले डील कौन करता था इनके साथ कि रॉबर्ट क्लाइव। कौन करता था? तो क्लाइव वापस चला गया था इंग्लैंड। क्लाइव को वापस बुलाया गया। कोई आदमी जब इंटेलिजेंट होता है और कोई आदमी में स्किल होती है तो उसकी क्या पहचान है। क्लाइव एक बाबू था, लिपिक क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था। धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति बनता है, धीरे धीरे वो यहाँ का गवर्नर बनता है। यहाँ बंगाल के साथ में सिराजुद्दौला को हरा के मीर जाफर को वही बना के जाता है। वो इंग्लैंड चला गया था, उसको केवल इसलिए बुलाया गया कि इन दो मुर्गों का करें क्या। बंदे की वैल्यू ये होती है। रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों व्यक्तियों के साथ में इलाहाबाद में संधियां करता है। कहा किससे करें भाई, दो आदमी है, पहले संधि किससे करेंगे? मुगल बादशाह। अरे उसके पास तो कुछ है नहीं, नाम तो है। तो पहले संधि के लिए कौन बुलाया गया? अंग्रेजों ने पूछा पहले तो ये बता तू आया क्यों था, तेरी और हमारी तो कोई दुश्मनी, तू लड़ने आया ही क्यों था? इसने कहा वो दोनों ने मेरे कहा था तेरे को दिल्ली छोड़ के आएंगे। अंग्रेजों ने कहा दिल्ली छोड़ के आएंगे मतलब तू रहता कहाँ अभी? उसने कहा डांग माथे डेरा है कभी इधर जाता हूँ कभी। क्या तेरी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है? उसने कहा ना साहब अपना तो कोई परमानेंट एड्रेस नहीं। तो अंग्रेजों ने इसको कहा कि हम तेरे को दो जगह दिलवाते हैं, इलाहाबाद और कड़ा। कौन कौन सी? यूपी में दो जगह थी, एक तो ये जहां पर बैठे इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास में एक जगह और थी उसका नाम था कड़ा। उसने कहा पर मेरे पास तो रोटी का जुगाड़ नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को एक साल की 26 लाख रुपए पेंशन देंगे। उसने कहा झूठ बोल रहे, इतने रुपए होते हैं क्या? उसके बेचारे के एक साथ इतने रुपए कभी देखे हुए? झूठ बोल रहे, इतने रुपए तो होते ही नहीं है। और उसने कहा कि इलाहाबाद और कड़ा मेरे को दोगे आपकी? हाँ। ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं भाई, मैं कोई चीज आपको तभी तो दे सकता हूं जब मेरे पास हो। इलाहाबाद और कड़ा तो अवध के नवाब के पास है, अवध के नवाब की जगह आप कैसे? अंग्रेजों ने कहा चुप रहे तू, हम तेरे को 26 लाख रुपए और देंगे। उसने कहा ठीक है, मान लिया। ये तो मैथ्स वाला माना की है कि माना की करे मूल्य 100, तो माना की इलाहाबाद और कड़ा मेरे हैं, माना की 26 लाख रुपए। तो अंग्रेजों ने कहा अब तू हमें कुछ चीजें देगा। उसने कहा मैं कहा तो मेरे पास तो खुद के पास ही नहीं है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तो मुझे दे रहे हो, जो मेरे पास नहीं है मुझसे ले रहे हो। इतने भोले लोग मैंने पहले दुनिया में देखे। अंग्रेजों ने कहा चुप रहे तू, खाली साइन कर। साइन किया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार। कौन कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा जो टैक्स है वो कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे। उसने सालम सेकंड ने वापस कहा प्लीज तुम शायद बड़े आदमी हो, देखो मैं गरीब हूं पर झूठा नहीं हूं, ये मेरे पास नहीं है। तुम कह रहे हो हम तेरे से लेंगे, ये तो मेरे पास ही नहीं है, मैं दूंगा कैसे? अंग्रेजों का ले लेंगे तू खाली लिख के दे दे, क्योंकि मुगल बादशाह लिख के देगा, बाद में हम बंगाल के लोगों को जाकेंगे टैक्स हम लेंगे। बंगाल के लोग कहेंगे तुम किस बात का टैक्स लोगे? सब मुगल बादशाह ने लिख के दिए। तू नहीं है पे तेरा नाम है, लोगों को अभी तक पता नहीं, तू खोखला हो चुका है, हम जानते हैं तू जानता है, तू बाहर बताना मत किसी को, मेरे को कुछ ही नहीं आता है। तो ये संधि बड़ी जोरदार है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन बाद, पहले वाले की 4 दिन बाद, 12 अगस्त को हुआ, तो ये कब होगी? 16 अगस्त। अंग्रेजों का 16 को मनाएंगे, 15 अगस्त मना लो तुम, झंडा वंडा फहरा लो, फिर मनाएंगे। हाँ क्लाइव और सुजाउद्दौला, अब सुजाउद्दौला बच गया ना, एक मुर्गा और बना हुआ है बंदा, उसको बुलाया, इसको पकड़ के लाओ रहे। सालम सेकंड को उन्होंने साइड में खड़ा कर रखा है, इधर सुजाउद्दौला को कहा कि इलाहाबाद और कड़ा हमें दे दे। इलाहाबाद और कड़ा, ये है कॉन्फिडेंस। आपके पास नहीं था पर आपको पता था ले लेंगे। मेरे पास कोई चीज नहीं है पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो इससे तो छीन ही लूंगा, और आज भले इनको दे दूं। ये कॉन्फिडेंस है कंपनी का, कंपनी कितनी पावरफुल होती जा रही है। फिर इसको कहा देख, मीर कासिम हमारे से इसलिए लड़ा था क्योंकि उसका पंगा था। सालम सेकंड बेटा भोलेपन में आ गया, इसका तो पंगा भी नहीं था, बापड़ा फटाफट भाग के हमारे पास भी आ गया। तू लड़ा है, तू क्यों लड़ा? अब जो लड़ाई में खर्चा हुआ है वो दे, 50 लाख रुपए दे। तो युद्ध हर्जाना लगाया गया था, कितना? 50 लाख। नवाब मतलब अवध वाला नवाब है ना, नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देगा। 50 लाख में से 26 किसको दे दिए? सालम सेकंड। उसने कहा थैंक यू यार, आपने जो कहा था वो कर दिया, इलाहाबाद भी दे दिया मेरे को, और 26 लाख रुपए। पर मैं फिर भी तुम्हें कह रहा हूं बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेरे पास नहीं है
अंग्रेजों ने कहा तू शांत रहे यार, तू जा इलाहाबाद जा यहाँ से। अब अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला को कहा कि तू आज के बाद सेना नहीं रखेगा, तू चला चला के पंगे लेता है, आज के बाद तेरे पास सेना, तो साहब मेरे पे कोई अटैक करेगा हम ध्यान रखेंगे। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास? अब इसका मतलब अंग्रेजों की सेना कहाँ रहेगी? बस इतना यही तो करना है अपने को, हमारी सेना हर जगह रहनी चाहिए ताकि वहां बड़ा बोलते हम ही थप्पड़ मारे हैं उसके। तो एक चीज समझ लो है ना, एक लाइन अलग से लिखेंगे हम, अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। कुछ यूं भारत आपका, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, नॉर्थ और साउथ अलग हो जाते हैं, नॉर्थ अलग हो जाता है, साउथ अलग हो जाता है। ये अवध, ये इधर आपका उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, बांग्लादेश है, कुछ इलाका है। अवध को थोड़ा सा आप और ऊंचा कर लो बोले, यहाँ तक कि पूरा अवध ही हुआ करता। इधर मराठे हैं, कौन है? जैसे साउथ में घुसोगे, साउथ में घुसते कौन आगे? मराठे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये वाला जो पूरा इलाका, ये कौन ले रहा है आपका? मराठा। अंग्रेज जानते हैं कि अगली लड़ाई हमारी मराठों से है। अगली लड़ाई किससे? मराठा। मराठों के पास में महाराष्ट्र, कर्नाटक है, हमारे पास में आ गए बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये आ गए। इसका मतलब मराठा इधर अटैक करेंगे। भाई हमारी जब लड़ाई होगी, जिसका मतलब महाराष्ट्र वालों की, बंगाल वालों की लड़ाई होगी, बीच में ये आना चाहिए, यहां अपनी सेना रहनी चाहिए, ताकि ये जब इधर आए तो यहीं रोक ली जाए। अवध बफर स्टेट होगा। अवध क्या होगा? दो शक्तिशाली देशों के बीच में जो कमजोर होता है उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? भारत और चीन के बीच में बफर है नेपाल। क्या है? नेपाल। ताकि अंग्रेजों का यह था कि भले कितनी भी लड़ाइयां हो, अपना बिजनेस ठप नहीं होना चाहिए, बिजनेस हमेशा चलना चाहिए। कल को मराठों से जब भी लड़ाई हो, यूपी में लड़ेंगे क्योंकि यूपी में बिजनेस नहीं है, बिजनेस कहां पर है? बंगाल में। तो बंगाल मराठे नहीं जाने चाहिए। यदि यूपी नहीं होगा बीच में, तो सीधे सीधे वो कहां पर आएंगे? बंगाल। लिखो लाइन चेंज करके। तो कितने गजब दिमाग लगाया था उन लोगों ने। अलग से नीचे लिखना हो गया, ये तीन तीन शर्तें लिखना। देखो अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट बना दिया था,